नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइटम राइटिंग के बारे में। ओके, तो हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है, आप सभी को पता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग उस यूनिट का नाम है। ओके, और उसके अंदर हमने अभी तक मतलब कि 3 क्लासेस ले चुके हैं और यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आइटम राइटिंग के बारे में। ओके, तो आइटम राइटिंग क्या है, हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि सीख चुके हैं ना। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लास में ही आपको करवाया हुआ था। चलिए, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेगी। ओके, साथ ही साथ एक खुशखबरी गुजरात के जो भी बच्चे हैं उनके लिए हैं कि गुजराती में हम STD 11 एंड STD 12 इनके भी क्लासेस यहाँ पर ही इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी गुजराती में। ओके, तो जो भी बच्चे हैं जिनको अभी टेट की एग्ज़ाम देनी है नेक्स्ट टाइम पे, ओके, जो कि जल्दी ही आने वाली है उसकी वैकेंसी, तो टेट वाले हैं, टाट वाले हैं, ओके, या फिर कोई भी स्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं जहां पर साइकोलॉजी आप लोगों को यूज़फुल रहता है, उसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 की जो बुक्स है हमारी गुजरात की, ओके, उसी को लेकर गुजराती लैंग्वेज में हम उसको कवर करवाएंगे। ओके, तो ये आप लोगों के लिए, गुजरात के बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी है। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आइटम राइटिंग के बारे में। सबसे पहले देखिए, आइटम राइटिंग के बारे में जानने से पहले हमने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, एक जो स्ट्रक्चर बनता है ना, मतलब कि हम जो भी टेस्ट बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बताया था। स्टार्टिंग में हमने स्टेप भी बताए थे, है ना। तो स्टेप हमने क्या याद रखे थे, पिटरौनम, याद है ना सबको, पिटरौनम। पी का मतलब क्या था, हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम आइटम राइटिंग करते हैं। ओके, जो कि हमारा आज का ये क्लास है। उसके बाद ट्राई आउट करते हैं। ओके, ट्राई आउट को हमने आपको समझा दिया था। उसके बाद आएगी आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स एंड आपका मैनुअल, जो लास्ट में टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बुकलेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मैनुअल। ओके, तो ये सारे स्टेप भी आपको याद रखते हैं। आज हम करने वाले हैं आइटम राइटिंग के बारे में। तो देखिए, एकांश भी बोला जाता है आइटम को। ओके, एकांश भी बोल सकते हैं, मध्य भी बोला जाता है। ओके, एग्जाम के अंदर मध्य शब्द भी आ जाता है, एकांश भी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइटम से तात्पर्य क्या होता है, हमने क्या बताया था, आइटम किसको बोलते हैं, जिसका हम विभाजन नहीं कर पाते हैं ना, जो खुद छोटी इकाई में होता है, सबसे छोटी इकाई में जो होता है उसी को हम आइटम बोलते हैं, है ना, ये बताया था। तो देखो, ऐसे प्रश्न या फिर कोई पार्ट हो सकता है, पैराग्राफ के रूप में कोई पार्ट हो सकता है ना, टास्क जिसको बोलते हैं, या फिर जिसके विभाजन नहीं किए जा सकते, जिसका हम विभाजन नहीं करते हैं, मतलब कि कर नहीं सकते। ओके, हमने यही बताया था ना कि जो खुद ही छोटे की छोटी इकाई है, उससे छोटा हम उसे नहीं बना पाते, है ना, ये हमने आपको बताया था। तो उसी को बोलते हैं आइटम। ओके, मनोमिति मतलब साइकोमेट्री के हिसाब से आइटम की परिभाषा ये थी। अब बिन की परिभाषा देख लेते हैं। बिन ने 1953 में आइटम की परिभाषा दी थी। क्या दी थी, तो एक ऐसा पाठ, मतलब कि एक ऐसा टास्क या फिर कोई क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन के रूप में भी हो सकता है, तो जिसे किसी छोटी इकाइयों में सामान्यतः तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कि वो खुद ही एक छोटी इकाई होती है, उससे छोटी हम नहीं कर पाते। ओके, उसी को बोलते हैं आइटम। अब देखो, परीक्षण का एकांश मतलब टेस्ट का जो आइटम होता है वो मैकेनिकल पजल के रूप में भी हो सकता है, लाइन क्वेश्चन भी हो सकता है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम मतलब कि गणितीय प्रॉब्लम भी हो सकती है, सिंपल सा एक वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया स्लीप। तो स्लीप भी एक हमारी क्या है, आइटम हो सकती है। हम बोले कि भाई स्लीप वर्ड को आप एक्सप्लेन करो, तो आपके दिमाग में जो स्लीप के बारे में आएगा वो आप बोलेगी, तो स्लीप वर्ड क्या होगा, यहाँ पर हमारी आइटम हो गई। ओके, जो उसके स्वरूप में भी हो सकता है, मतलब कि आइटम के रूप में कुछ भी हो सकता है। ओके, इसके बाद देखो, एक परीक्षण के अच्छे होने के लिए उसके एकांश कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। मतलब कि अगर हमें ये कहना है कि ये टेस्ट कैसा है, गुड टेस्ट है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, गुड आइटम होनी चाहिए। मतलब जो भी आइटम है वो कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। ओके, हम बोलते हैं ना भाई, किसी परिवार को हम बोलते हैं कि हाँ ये परिवार है वो बहुत ही अच्छा है, क्या बोलते हैं, ये परिवार है
वो बहुत ही अच्छा है, फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छी है, कब बोलते हैं? इस पूरी फैमिली को, फैमिली के अंदर सब लोग आ जाएंगे ना, तो फैमिली को अच्छा या तो फिर हम गुड कब बोलते हैं? जबकि फैमिली के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं वो गुड होते हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं कि हाँ गुड फैमिली है। किसी भी चीज़ को अगर हमें कहना है कि हाँ भाई यहाँ पर ये मतलब कि ये जो चीज़ है वो गुड है, कब होती है? उसके अंदर का कंटेंट देखते हैं हम कि हाँ उसका कंटेंट अच्छा है तो मतलब कि वो चीज़ भी अच्छी है। बस यही काम है। अगर हमें किसी टेस्ट को अगर गुड कहना है तो उसके लिए उसके अंदर जो रखी गई आइटम है उसको हमें क्या होना चाहिए? उसको हमें गुड बनाना पड़ेगा। ओके, आइटम कैसी होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी टेस्ट को गुड बोल सकते हैं। ओके, चलो अब देखो अच्छे एकांश की विशेषता क्या है भाई? गुड आइटम किसको कहेंगे? हमने ये तो बता दिया कि किसी टेस्ट को अगर हमें गुड कहना है तो उसके लिए हमें उसकी आइटम को क्या करना पड़ेगा? गुड बनाना पड़ेगा। अब गुड कब कहेंगे? क्या क्या होना चाहिए उस आइटम में कि जिसकी वजह से हम उसको ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये गुड है ना? तो यहाँ पर आइटम जो होती है वो स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, अनएम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब हमने समझा था पिछली बार। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होती है? अस्पष्टता। अनएम्बिग्यूटी का मतलब क्या होगा? स्पष्टता। मतलब कि आइटम स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जिस अर्थ में मैं समझ सकती हूँ उसी अर्थ में दूसरा पर्सन भी समझ सके, उसी अर्थ में तीसरा पर्सन भी समझ सके, उसी अर्थ में आप भी उसे समझ सको। ओके, तो स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे घुमा फिरा के आपको कुछ पूछा जाए ऐसी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली आप उस आइटम को देखो या सुनो या फिर पढ़ो तो तुरंत ही आपको पता चलना चाहिए। ओके, तो अनएम्बिग्यूटी आइटम के अंदर होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। एकांश का कठिनता स्तर जो होता है, डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो क्या होना चाहिए? मध्यम श्रेणी का होना चाहिए। मतलब कि आइटम जो है वो मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा क्या बोलते हैं सरल होनी चाहिए। ओके है, इजी होनी चाहिए। तो आइटम हमारी कैसी होनी चाहिए? मॉडरेट होनी चाहिए, मध्यम श्रेणी की होनी चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में विभेद शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन पावर का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में विभेद करता होना चाहिए। मतलब कि आइटम के जो भी स्कोर आएंगे, मान लो कि आइटम नंबर 1 है और 10 बच्चे हमने लिए हैं, 10 बच्चों को हमने आइटम नंबर 1 को करने को दिया है, तो ये 10 बच्चे जो हैं उनमें से मान लो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आइटम ए को करेक्ट किया है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आइटम ए को इनकरेक्ट किया है। तो जो भी बच्चे मतलब कि उनके जो स्कोर आएंगे, मान लो आइटम 1 2 एक ही आइटम की बात करते, तो जो भी मतलब कि जिन जिन बच्चों का करेक्ट हुआ, मान लो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर वाले बच्चे हैं, ओके करेक्ट आंसर वाले हैं, और नीचे की और है इनकरेक्ट करने वाले। ओके, तो ये जो आइटम है वो इन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करता होना चाहिए, विभेद करता होना चाहिए। ओके, ऐसी आइटम होनी चाहिए। मतलब कि पर्याप्त मात्रा में वो क्या करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, विभेद करता होना चाहिए कि हाँ भाई करेक्ट करने वाले बच्चे हैं ये इतने हैं, इनकरेक्ट करने वाले बच्चे इतने हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं करेक्ट भी करते हैं और इनकरेक्ट भी करते हैं, है ना, तो वैसे भी अलग से निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है विभेद, दो चीज़ों के बीच में विभेद करने की जो क्षमता है वो आइटम के अंदर होनी चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति का नॉलेज जो है, ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण पहलू मतलब सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हो सके। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि व्यक्ति का जो नॉलेज होता है वो कैसा होना चाहिए? सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के पास नॉलेज नहीं है और वो आइटम को बना ले और टेस्ट में रख लें। टेस्ट में जो भी आइटम रखी जाती है उसके बारे में उस व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए, वो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। ओके, यह आवश्यक है कि एकांश परीक्षार्थी को अटकलबाजी मतलब गैस वर्क को बढ़ावा नहीं दे। आप जो भी आइटम रखते हैं वो गैस वर्क न करता होना चाहिए। गैस वर्क का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना तुक्का लगाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और बोलते हैं कि अगर एग्जाम के अंदर
अच्छे स्कोर लाने हैं तो आप लोग इस तरीके से तुक्का लगाइए। और आप लोग लगाते भी हो और फेल भी होते हो, है ना। बोलते हैं कि भाई हाँ ए की सीरीज मतलब आपके आंसर बहुत ज़्यादा ए बन रहे हैं तो सभी में ए कर लो, अगर आपके आंसर बी बन रहे हैं तो सभी में बी कर लो। अरे भाई ऐसे तुक्का थोड़ी ना लगाया जाता है। हाँ डीपली नॉलेज चाहिए, डीपली नॉलेज नहीं होगा तो इंटरव्यू में पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे, है ना। वहाँ पर भी तुक्का लगाओगे भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो गैस वर्क हमारी जो आइटम है वो गैस वर्क को बढ़ावा ना दे। इस मतलब कि जो आपने जो डीपली जिन चीज़ों को समझा है ओके उसी तरीके से आप उस आइटम के करेक्ट आंसर दे पाओ। ओके तो गैस वर्क को यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ओके इसका सही उत्तर अन्य एकांशों की मदद से भी संभव न होना चाहिए, यानी कि एक उत्तम एकांश का स्वरूप इस तरह होना चाहिए कि उसका उत्तर स्वतंत्र रूप से दिया जाना चाहिए। आप लोगों ने जो गुजरात वाले बच्चे जिन्होंने अभी अभी जीसैट की एग्जाम दी है ना, उनको पता होगा कि पेपर 1 में एक क्वेश्चन ऐसा आया था भाई कि जो आगे भी क्वेश्चन था और उसके रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी उसी में से हमें आंसर मिल जाए, उस तरीके से दूसरा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए कि भाई कभी कभी होता है ना, यूजीसी नेट में भी होता है कि भाई एक ही क्वेश्चन हुआ उसको थोड़ा सा पलट कर या फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पीछे की ओर दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है ना। तो मतलब आप एक के बेस पर यहाँ पर आप क्या कर लेते हो, गेस वर्क कर लेते हो कि भाई हाँ यहाँ पर इसका आंसर ये आया तो यहाँ पर इसका आंसर ये। तो ऐसे रिपीटेड एक आइटम नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हम गेस वर्क कर सके। ओके यहाँ पर जो भी आइटम रखी जाती है वो दोबारा से उसी मतलब अर्थ से वहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। इसकी भाषा एवं प्रयुक्त शब्द कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में हमें वहाँ पर नहीं लिखना है। जो भाषा है उसको हम सरल भाषा में लिखेंगे, अलंकृत भाषा में नहीं लिखेंगे। अलंकृत का मतलब क्या होता है, जैसे कि साहित्य वाले होते हैं ना, कवि होते हैं, फिर लेखिका होते हैं, लेखक होते हैं, कवित्री होती हैं, तो वो लोग अपनी कल्पना के अनुसार वर्ड्स को यूज करके वहाँ पर लिख लेते हैं ना। जैसे कि तुम्हारा मुख जो है वो चंद्रमा के जैसा है, तो ये क्या हुआ, ये अलंकृत किया हुआ शब्द है। तो ऐसे शब्द यहाँ पर आइटम्स के अंदर नहीं होने चाहिए कि सिंपल से वर्ड में होने चाहिए ताकि सभी लोग उसे एक ही अर्थ में समझ पाए। ओके एकांश लिखते समय आइटम राइटर द्वारा लिया जाने वाला महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब कि जो भी आइटम लिखने वाला होगा उसी को हम बोलते हैं आइटम राइटर। तो आइटम राइटर के द्वारा कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, तो पहले आइटम राइटर क्या देखता है, रेंज ऑफ कंटेंट, मतलब कि कंटेंट की रेंज कितनी रखनी है, विस्तार कितना रखना है। मान लो कि आप ना एंजाइटी का क्या बना रहे, टेस्ट बना रहे, तो एंजाइटी का कितने लेवल तक आपको मेजर करना है, एंजाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। ओके कितनी कितनी चीज़ों को रखना है, कौन कौन सी चीज़ें मेजर करनी है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी कंटेंट के अंदर, रेंज ऑफ कंटेंट में, यानी कि उसका विस्तार देखा जाता है। आइटम फॉर्मेट, ओके फॉर्मेट, आइटम का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जैसे कि एजे टाइप आपको रखना है, ओके या फिर मान लो कि शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में रखना है, ओके या फिर मान लो कि ब्लैंक मतलब ब्लैंक जो होता है ना, क्या बोलते हैं ब्लैंक को क्या बोलते हैं भाई, ब्लैंक मतलब खाली जगह होती है ना, यहाँ पर डेस्क मार के, तो ऐसे आपको क्वेश्चन के रूप में रखना है। या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस रखने हैं, ओके मैचिंग वाले क्वेश्चन रखने हैं। या फिर मान लो कि MCQs रखने हैं, ओके या फिर ट्रू फॉल्स वाले मतलब बाइनरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ओके ऐसे क्वेश्चन रखने। कौन से क्वेश्चन रखने हैं, आइटम का फॉर्मेट किस तरह का रखना है, ओके ये भी डिसाइड करेगा। एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स कितनी रखनी है ये भी तय करेगा आइटम राइटर कि भाई मुझे 100 आइटम रखनी है, 2000 आइटम रखनी है, ओके या फिर कितनी रखनी, ये डिसाइड कौन करेगा, आइटम राइटर करेगा। ओके चलो अब आइटम राइटर डिसीजन तो लेता है तो उसकी भी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ना,
जैसे आइटम की कैरेक्टरिक्स है तो आइटम बनाने वाले की भी तो कैरेक्टरिक्स होनी चाहिए। तो उसकी क्या विशेषता है, विषय के क्षेत्र में उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मतलब एक्सपर्टाइजमेंट उसके अंदर होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, जो भी मतलब कि जो भी फील्ड में वो काम कर रहा है, जो भी फील्ड में वो टेस्ट बना रहा है, ओके, उसके अंदर उसकी क्या होनी चाहिए भाई, विशेषज्ञता होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि भाई चलो हिस्ट्री वाले बच्चे हैं, ओके, हिस्ट्री वाले बच्चे जिनको साइकोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, जिनको साइकोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है और साइकोलॉजी के रिलेटेड टेस्ट बनाने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप पर्सनालिटी का टेस्ट बना रहे हो, ओके, पर्सनालिटी का टेस्ट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पर्सनालिटी के बारे में, पूरे का पूरा आपको पता होना है किस किसने क्या क्या थियरी दी, किस तरीके से दी, कौन कौन सी चीज़ें पर्सनालिटी में आती है, ये सारा का सारा उनको नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, और भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिस भी भाषा में आप आइटम बना रहे हैं उस भाषा में आपकी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मान लो मुझे गुजराती अच्छी आती है और हिंदी मेरी जो है वो टूटी फूटी है आप लोगों की इंग्लिश की तरह, ओके, मेरी हिंदी आप लोगों की टूटी फूटी इंग्लिश की तरह है अगर मान लो, तो मैं यहाँ पर हिंदी में टेस्ट कंस्ट्रक्ट करूँगी तो दिक्कतें तो वैसे भी आएगी कि नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि भाई किस तरीके से हिंदी को बोला जाता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, आप लोग बोलते हो और मैंने सीख लिया कि ऐसे हिंदी बोलते हैं ना, बाकी उसका जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है वो तो मुझे पता ही नहीं होगा। तो फिर मैं हाँ, गुजराती में मैं पावरफुल हूँ, गुजराती में मैं अच्छे से मतलब कि जो भी चीज़ें लिखूँगी परफेक्ट लिखूँगी, है ना, बिकॉज मेरा एजुकेशन सारा गुजराती में है। ओके, तो यहाँ पर मैं गुजराती अगर समझती हूँ, जानती हूँ अच्छे से, मैंने कभी हिंदी मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर मतलब इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है और मैं इसमें अगर मुझे आती भी नहीं है और मैं टेस्ट कंस्ट्रक्ट करूँगी तो वो गलत बात हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, अगर मुझे गुजराती में अच्छे से आता है तो मैं गुजराती में ही डेवलप करूँगी टेस्ट को। ओके, उसके बाद देखो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ओके, किसी भी उसके अंदर हम जो भी चीज़ें रखते हैं आइटम के अंदर, ओके, वो सारी चीज़ों का हमें क्या होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। आप जो भी आइटम बना रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने बना लिया वो सही है, किसी भी एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे परामर्श कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए कि सर इस आइटम को मैंने बनाया है, जैसे कि मान लो पर्सनालिटी की आइटम्स बनाइए तो हम एक्सपर्ट जो होंगे पर्सनालिटी के उनसे मिलेंगे, उनको पूछेंगे कि सर ये आइटम्स मैंने रखी है पर्सनालिटी में, क्या चीज़ें सही है सही नहीं है, क्या क्या ऐड करना है, क्या निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ हम परामर्श में कर लेते हैं। ओके, तो ये थी आइटम राइटर की विशेषता। उसके बाद देखो आइटम पूल की बात करते हैं। तो आइटम पूल क्या है, पूल से क्या समझते हो, स्विमिंग पूल देखा है सभी ने, बिल्कुल देखा होगा, है ना। स्विमिंग पूल में क्या होता है, पानी होता है ना। तो आइटम पूल में भी क्या होता है, आइटम पूल में आइटम्स होगी, है ना, आइटम पूल में आइटम्स होगी। अब देखो आइटम पूल का मतलब क्या होता है, एक हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि पूल का मतलब है जलाशय या कुआं, है ना, तो आइटम पूल भी हमारी आइटम का एक कुआं है, एक जलाशय है। ओके, आइटम पूल क्या है, हमारी आइटम्स का जलाशय है, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं कुआं है। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, जिससे परीक्षण के अंतिम संस्करण के लिए आइटम निकाले जाएंगे या नहीं, यहाँ पर आइटम्स रखी जाएगी। हम पहले आइटम्स को बनाते हैं, मान लो मैंने 100 आइटम बना ली तो आइटम पूल में मैंने रख ली, और फिर मैंने मान लो कि मुझे 50 आइटम की ज़रूरत है अभी मतलब टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर आइटम पूल में 100 आइटम रखी है, उनमें से 50 आइटम को निकालूंगी, 50 को यहाँ पर रख दूंगी। अब देखो जब हम ट्राई आउट करेंगे तो ट्राई आउट करते ही टाइम पर आपकी कितनी कुछ आइटम्स जो होगी वो निकालनी भी पड़ेगी। तो जब मान लो कि 50 में से मेरी 40 आइटम करेक्ट है और 10 आइटम ट्राई आउट के टाइम पर क्या होता है,
मान लो कि निकालनी पड़ती है। तो अब मुझे तो 50 आइटम चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैंने 50 ही आइटम पूल में रखी और 50 ले ली तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो हम एक्स्ट्रा से बना लेते हैं और फिर क्या होता है, मान लो कि 40 आइटम हमने यहाँ पर ली, अभी हमारे पास 50 तो बची है ना, उनमें से 10 को निकाल दो और फिर उस पर ट्राई आउट कर लो। अब देखो इसका भी ट्राई आउट करते करते मान लो कि मेरी यहाँ से 10 में से 5 ही ऐड हो रही, तो अभी तो मेरे पास 45 हो रही है। अभी 5 मुझे निकालनी पड़ रही है ना। तो मैं अभी यहाँ से यहाँ पर 40 रह गई थी, अभी इनमें से भी मैं क्या करूँगी, 10 को निकालूंगी या तो फिर 5 को निकालूंगी। 5 की ज़रूरत, 5 को निकालूंगी, फिर ट्राई आउट करूँगी इस पर। और ट्राई आउट करते टाइम मान लो कि इनमें से भी निकालनी पड़ी 3, ओके, तो 2 को यहाँ पर रखूँगी तो 47। इस तरीके से हम आइटम पूल में से आइटम को लेते हैं और जितना ट्राई आउट के टाइम निकलती है उसको निकाल देते हैं और बाकी की जो होती है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये आइटम पूल से मतलब यही होता है। जैसे कि मान लो ना कि हमारे घर पे अगर मान लो कि 4 सदस्य है और सभी सदस्य मान लो 3-3 रोटियां खाते हैं, तो कितनी टोटल हुई, 12 रोटी हुई। क्या आपके घर में अगर मान लो 4 लोग हैं, 3-3 रोटी सब खाते हैं, तो क्या 12 रोटी ही बनती है घर में? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमारे घर में 2-3 रोटी तो ज़्यादा ही बनती होगी, मान लो कि 15 रोटी तो बनती ही होगी, है ना। 12 रोटी खाते हो तो 15 रोटी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर मान लो कि आप खाना खाने बैठे और कोई आ गए आपके घर, अब उनको आपको खाने के टाइम पे आए थे तो खाने पे हम बुलाएंगे, बिठाएंगे कि नहीं कि बैठो भाई खाना खा लो। अब वही पर्सन अगर खाना खाने बैठ गए, अगर आपने 12 ही बनाई है तो आपके भाग में तो मतलब कमी आएगी ना, या तो फिर आप भूखे रह जाओगे। तो ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा रोटियां बना लेते हैं ना। अगर मान लो कि कोई भी नहीं आता है, आप लोगों ने 12 रोटी खाई, अभी 3 रोटी बची है, तो 3 रोटी को हम रख देते हैं, है ना। फिर मान लो कि दोबारा से भूख लगती है तब हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपने यूज़ भी नहीं किया तो शाम को मतलब कि कुत्ते को या फिर गाय को किसी को भी दे देते हैं ना। तो मतलब यहाँ पर आइटम पूल का भी यही होता है कि जब हम ट्राई आउट करते हैं उस टाइम पर अगर हमें आइटम की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आइटम निकाल देंगे तो हमें आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, आइटम पूल में से उन चीज़ों को ले लेंगे। ओके, क्लियर। आइटम पूल किसे कहते हैं? अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको मतलब कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आइटम पूल क्या है। ओके, चलो। अब आइटम पूल के लिए कोई आइटम कैसे विकसित किया जाता है, मतलब कि अगर आइटम पूल के लिए हमें आइटम विकसित करनी है तो कैसे करेंगे? तो देखो, परीक्षण जो होता है निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण निर्माण करता है, जिसको टेस्टी भी बोला जाता है, जो टेस्ट निर्माण करने वाला है ना। तो अपने व्यक्तिगत अनुभव पर, खुद के अनुभव पर या फिर विषय वस्तु के साथ वो एकेडमिक नॉलेज उसके पास होता है, उनसे बड़ी संख्या में वो आइटम लिख सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उन चीज़ का तो आप कुछ नहीं लिख सकोगे, है ना। अगर आपके पास मान लो कि कोई मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस है उन क्षेत्र का, उन चीज़ों का, ओके, तो फिर आप क्या करोगे भाई, आइटम अच्छे से बना सकोगे, जितनी चाहे मर्जी चाहे आप आइटम लिख सकोगे। ओके, विशेषज्ञों सहित अन्य लोगों से भी मदद मिल सकती है। आप क्या करोगे, मान लो कि आपको आइटम्स बनाने मतलब टेस्ट बनाने हैं, तो आपके पास मतलब मान लो कि पर्सनालिटी का आप बना रहे हैं, तो आपके पास पर्सनालिटी का नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एकेडमिक नॉलेज है, तो आप आइटम उसके लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी एक्सपर्ट होते हैं पर्सनालिटी के बारे में, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, उनके साथ या फिर अन्य ऐसे लोग जिनको पर्सनालिटी के बारे में पता है, उनसे आप मदद ले लेते हैं ना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपको जो जिस भी मतलब क्षेत्र का आइटम टेस्ट बनाना है, उसमें जो भी एक्सपर्ट होंगे उनकी आप हेल्प लोगे, या फिर आप खुद के अनुभव, उस चीज़ के लिए आपका जो भी अनुभव होगा उसके बेस पर आप क्या करोगे, बड़ी संख्या में आइटम को लिखेंगे। नैदानिक सेटिंग्स, क्लिनिकल सेटिंग्स जो होती है, मान लो कि क्लिनिकल सेटिंग्स के रिलेटेड अगर हमें कोई आइटम्स बनानी है, साइकोलॉजी में तो क्लिनिकल मतलब कि काम ज़्यादा होता है ना। तो क्लिनिकल सेटिंग्स में भी अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह बनाना है तो आप क्या करोगे, साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका मतलब कि उनके लिए आप क्या साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होते हैं उनके लिए आप कुछ डिज़ाइन करोगे, है ना। या फिर कोई चिकित्सक है, ओके,
तो उनसे मिलोगे और फिर मतलब कि उनके रोगियों के बारे में उनसे जानोगे। मान लो कि आपको किसी रोगी का मतलब कि टेस्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे भाई, मेंटल अस्पताल में जाओगे, वहाँ के जो भी डॉक्टर्स होंगे, ओके, जो भी, तो उनसे बातचीत करोगे और उनके पास से डाटा इकट्ठा करोगे, जानकारी प्राप्त करोगे, उसके बेस पर आइटम बनाओगे, है ना। रोगियों के परिवार के सदस्यों को मिलोगे कि भाई आपके घर में जो रोगी है, ओके, मतलब कि जो भी मतलब पेशेंट है, उसके बारे में जानकारी लोगों की, उसको क्या क्या हो रहा है, किस तरीका का बिहेवियर कर रहा है, ओके, उसे क्या फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उनके परिवार से भी पूछकर आप आइटम्स का निर्माण कर सकते हो। नैदानिक कर्मचारियों, जो भी मतलब कि क्लिनिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ओके, उनसे मिलोगे, उनके पास से जानकारी प्राप्त करोगे। या फिर अन्य लोग जो होते हैं जिनको पता होता है कि नैदानिक सेटिंग्स क्या, मतलब कि निदान कैसे, जो भी रोगी होते हैं, ओके, उनके बारे में उनको कुछ पता होता है, तो उनका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करेंगे और उनके पास से भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ओके, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे आइटम पुल के लिए आइटम को विकसित कर सकते हैं। इसी तरीके से पर्सनल साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी का चयन करना है, किसी का इंटरव्यू लेना है, ओके, मान लो कि हमें टीचर्स की भर्ती करनी है, तो उसमें हमें अच्छे टीचर्स को चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छे टीचर्स के लिए हम मतलब कि हम अच्छे टीचर्स के लिए अगर हमें सिलेक्शन करना है अच्छे टीचर का, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट बनाना चाहेंगे, तो उस टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पर्सनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे मिलेंगे, है ना, और उनके पास से सारी मतलब जानकारी प्राप्त करेंगे। या फिर किसी संगठन में मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे और उसके पास से हम क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे और जानकारी प्राप्त करके आइटम बनाएंगे, ओके। तो इस तरीके से हम आइटम्स को बनाते हैं। या फिर मान लो कि अगर आपको एजुकेशन फील्ड में कोई टेस्ट बनाना है, तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको मिलेंगे, उनका उपयोग करके हम उनके द्वारा जो डिज़ाइन किए गए जो भी टेस्ट होंगे उनके पास से जानकारी प्राप्त करेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या क्या शिक्षकों को क्या मतलब कि परेशानियाँ होती है, किस तरीके का होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशासनिक कर्मचारियों को मिलेंगे, ओके, उनसे भी उनसे भी परामर्श करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो होंगे उनसे मिलेंगे, ओके। अन्य ऐसे लोग जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको मिलेंगे। उनसे जानकारी प्राप्त करके हम क्या करेंगे भाई, जो आइटम पुल में जो हमारी आइटम रखनी है उन आइटम को बनाएंगे। मतलब कि जानकारी हम जो भी टेस्ट की बना रहा है, जो भी टेस्ट बनाना है, उसके रिलेटेड जो भी फील्ड होता है ना, उसी फील्ड के लोगों से मिलेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करके हम आइटम को क्रिएट करेंगे, ओके। मूल रूप से यही बात है यहाँ पर। चलो, वस्तुओं की संख्या तय करना, मतलब कि जो आइटम्स है उसकी संख्या कैसे तय की जाती है, ओके, कितनी आइटम्स रखनी है ना। तो क्या आइटम पुल में कितनी आइटम्स रखनी है, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी होती है, यहाँ पर तय करनी पड़ती है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, तो जो देखो सॉरी, एक आइटम राइटर को अंत में रखी जाने वाली वस्तुओं की संख्या का लगभग 2 गुना लिखना चाहिए। जो भी आइटम राइटर हैं उनको क्या करना है, मान लो कि उसे 50 आइटम रखनी है, तो उसको टोटल कितनी आइटम बनानी पड़ेगी, 2 गुना आइटम बनानी पड़ेगी। 2 गुना कितनी होगी, 2 गुना मतलब 100 आइटम उसको बनानी पड़ेगी। ये 100 आइटम कहाँ पर रखेंगे, आइटम पुल में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, आइटम पुल में, ओके। और इनमें से निकालेंगे कितनी, 50, ओके। अब 50 निकालेंगे, फिर ट्राई आउट करते करते जितनी भी मतलब कि अदर आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम आइटम पुल में से उसका यूज़ करेंगे, है ना। ये तो बात हो गई नॉर्मल सी बात। अगर आपको मान लो 200 300 आइटम बनानी है, 500 आइटम बनानी है, तो सही बात है, ओके। लेकिन मान लो कि अगर आपको 1000 आइटम बनानी है या फिर 2000 आइटम बनानी है, तब जाकर क्या करोगे। इतनी सारी आइटम जो बनानी है, 1000 आइटम बनानी है, तो 1000 आइटम के लिए आपको दुगुना करोगे तो कितनी हो जाएगी भाई, 2000 हो जाएगी।
2000 बनानी तो 4000, तो क्या इतनी सारी आइटम बना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके लिए हम उसके नज़दीकी थोड़े से संख्या ले लेते हैं। जैसे कि 1000 बनानी है तो 200 300 उसमें ज़्यादा बना लेंगे, तो 1200 या 1300 आइटम बनाएंगे। ओके, डबल नहीं करेंगे। 2000 आइटम है तो 2100 या 2200 आइटम को यहाँ पर रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर दुगुना नहीं करना होगा। जब तक आइटम आपकी कम है तब तक दुगुना करो, जब आइटम ज़्यादा हो जाएगी तो उसके नियरेस्ट किसी भी संख्या को, थोड़ी सी संख्या को ऐड करो। ओके, इस तरीके से आइटम की संख्या जो होती है वो तय की जाती है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि सामान्य ज्ञान और स्थिति की व्यवहारिक मांग यह निर्धारित कर सकती है कि परीक्षण के पहले मसौदे के लिए कम आइटम लिखी जाए। ओके, नॉर्मली बात होती है कि आइटम जो है वो हम कम ही लिखें। ओके, ज़्यादा आइटम की ज़रूरत नहीं होती, जितनी आइटम कम होगी उतना ही आपका टेस्ट, मतलब कि जो टेस्ट देने वाले होंगे वो अच्छे से कंप्लीट करके देंगे, है ना। अगर आप ज़्यादा आइटम्स को रखेंगे तो टेस्ट कंप्लीट करके कोई नहीं दे पाएगा, है ना। इसलिए हम कम आइटम ही लिखेंगे। ओके, आइटम बुल में हम भले ही ज़्यादा रखते हैं लेकिन आइटम क्या करेंगे, कम लिखेंगे। यहाँ एक और विचार ये है कि परीक्षण के वैकल्पिक रूप बनाए जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म भी बनाने हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म भी मतलब क्या है, अल्टरनेटिव टेस्ट भी बनाना होगा। क्यों? बिकॉज देखो, हमने एक आइटम बना ली, यहाँ पर लिखती हूँ, हमने एक टेस्ट बनाया फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। ओके, अब देखो फीमेल के लिए हमने टेस्ट बनाया और आगे जाकर फरमाइश आई कि भाई मेल के लिए भी चाहिए। अब देखो, आपने तो फीमेल के लिए जो आइटम मतलब टेस्ट बनाया था, कितनी सारी मेहनत की, है ना। आइटम बुल में आइटम्स को रखा, फिर उसमें से ट्राई आउट किए और उसके बाद आपने ये पूरा टेस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद ये फीमेल का टेस्ट बन चुका और मतलब कि आपने यूज़ भी किया। लेकिन जब मेल की बात आएगी तो क्या करोगे? फिर से दोबारा से ट्राई आउट करोगे, दोबारा से आइटम्स को लिखेंगे? नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टेस्ट हम बना रहे हैं उसका अल्टरनेटिव टेस्ट भी आपको बनाना है। ओके, अल्टरनेटिव टेस्ट किस तरीके से बनाना है, मतलब कि उसके जैसा ही होता है। आइटम्स तो यहाँ पर आइटम पूल में से ही लेते हैं, लेकिन हम उनकी जो भी मतलब कि फीमेल है तो फीमेल के कंटेक्स्ट में आइटम्स को रखेंगे, मेल के लिए बनाएंगे और साथ ही साथ चाइल्ड के लिए भी बनाएंगे, मतलब चिल्ड्रन के लिए भी बनाएंगे। ओके, 3 तरह के हम क्या करेंगे, टेस्ट बना देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लो कि फीमेल का टेस्ट फेमस हो गया तो सब लोग मेल की टेस्ट की फरमाइश रखते हैं, तो आपके पास वो टेस्ट कंप्लीट ही पड़ा होगा। दोबारा से आपको आइटम नहीं बनानी पड़ेगी, आइटम पुल में नहीं डालनी पड़ेगी, ट्राई आउट नहीं करने पड़ेगी। ओके, ये सारी चीज़ें हम तीनों टाइप के मतलब कि टेस्ट बनाकर ही ट्राई आउट करेंगे एक ही साथ में। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि आइटम पुल में से मान लो कि हमने आइटम बनाई, फीमेल के लिए 100 आइटम रखी, तो उतनी ही हम मेल के लिए भी रखेंगे और उतनी ही हम चिल्ड्रन के लिए भी रखेंगे। ओके, तो टोटल मिला के कितनी 300 हुई आपकी। तो हम आइटम पुल में कितनी रखेंगे भाई, हमारे आइटम पुल में 300 की दुगुना हम कर सकते हैं, तो 600 आइटम रखेंगे। समझ आया, है ना। अगर ज़्यादा आइटम है तो यहाँ पर मान लो 200 आइटम ज़्यादा बनाई, तो यहाँ पर भी 200 आइटम ज़्यादा बनाएगी, चिल्ड्रन में भी 200 आइटम ज़्यादा बनाएगी। ओके, इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, वैकल्पिक फॉर्म में भी हमें टेस्ट को बनाना पड़ता है। ओके, आइटम पुल के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है? ओके, एक फॉर्म के लिए पुल में आवश्यक वस्तुओं की संख्या को नियोजित रूप की संख्या से गुणा करके और आपके पास प्रारंभिक आइटम पुल के लिए आवश्यक वस्तुओं की कुल संख्या होती है, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पर गुणा करके हम किस तरीके से आइटम पुल में सारी चीज़ों को रखते हैं। ओके, क्लियर। चलो, अब आते हैं आइटम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं भाई। तो हमने आपको बताया था आइटम राइटर क्या करता है, पहले तो उसकी रेंज तय कर दी उसने, है ना, रेंज तय कर दी, फिर उसने संख्या भी तय कर दी कि इतनी आइटम मुझे रखनी है। उसके बाद आइटम का फॉर्मेट भी तो देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेट रखेंगे, है ना, किस वे में हमारी आइटम होनी चाहिए।
तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें आपके लिए आइटम के फॉर्मेट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम, ओके, और दूसरा होता है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम में क्या होता है, रिस्पॉन्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है उत्तरों को, ओके, उत्तरों को निर्माण करना पड़ता है। जो भी आंसर करते हैं ना, आंसर का निर्माण करना पड़ता है, क्रिएट करने पड़ते हैं आंसर। सिलेक्ट रिस्पॉन्स में क्या होगा, आपके पास आंसर दिए होंगे, ओके, ऑप्शंस के रूप में, उन्हीं में से आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना है, सिलेक्ट करना है, बस इसी वे में, इजी वे में समझो तो। अब देखो इसमें परीक्षार्थी या व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देने में अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को हम एसोसिएट भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा है ना, जब आप छोटे थे तो कुछ चीज़ों को आप एसोसिएट करते थे, कुछ चीज़ों के साथ जोड़ते रहते थे ना, कि इन चीज़ को इसके साथ हम जोड़ लेते हैं ना, तो जोड़ लेते हैं, उसको साहचर्य बोलते हैं, एसोसिएशन करना, ओके, एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ जोड़ देना, ओके, उसको हम बोलते हैं एसोसिएट। तो ऐसी एसोसिएशन करते हैं और कुछ शब्द या वाक्य में उसे क्या करते हैं, संगठित करते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी आंसर देने वाले होंगे, मतलब टेस्ट देने वाले होंगे, वो क्या करेगा, अपने पास जो भी मेमोरी होगी, अपने एक्सपीरियंस जो होंगे, अपने उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में जो चीज़ों को एक दूसरे के साथ एसोसिएशन किया होगा, या उनको वो क्या करेंगे, कुछ शब्दों में या फिर कुछ वाक्यों में, ओके, खास ढंग से संगठित करके वो आंसर करते हैं, ओके। इस तरह के एकांशों का प्रयोग करने वाले टेस्ट को निबंधात्मक परीक्षण कहते हैं, एज ए टेस्ट कहते हैं। एज ए टेस्ट समझ में आया ना, निबंध के प्रकार में। जैसे कि मैं बोल दूँ आप लोगों को कि भाई चलो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते कि भाई चलो भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, अपने निबंधात्मक परीक्षण आपका हो रहा है, ओके। और जहाँ पर आपको जवाब आंसर को क्या करना है भाई, आंसर को क्रिएट करना है अपनी नॉलेज के बेस पर, अपनी मेमोरी के बेस पर, अपने एसोसिएशंस के बेस पर, आपने जो कुछ जाना है, जो कुछ सीखा है, उसके बेस पर आप क्या करोगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखोगे। मतलब खुद से शब्दों को, वाक्यों को बनाएंगे और संगठित करके एक अच्छा सा, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक निबंध बनाते हैं, ओके। तो उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम, ओके, या तो फिर हम उसको कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी कहते हैं, ओके। अब देखो इसके टाइप्स की बात है तो कंप्लीशन आइटम, कंप्लीट करना होता है, जैसे कि ब्लैंक दिया जाता है ना, और फिर यहाँ पर ये ब्लैंक आपको फिल करनी होती है। मतलब आपको पूछा जाए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न के बाद ऐसे ब्लैंक दिया जाता है ना, तो वो रीज़न आप अपनी तरह से उसको कंस्ट्रक्ट करके बताते हो। शॉर्ट इज दी आइटम, क्वेश्चन जो भी शॉर्ट में आपको दिए होते हैं, होता है ना भाई कि हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको बताया कि 200-300 शब्दों में लिखिए, 200-300 शब्दों में लिखिए, तो शॉर्ट ऐसे में आ गया। अब ज़्यादा शब्दों में मतलब कि आपको बताया जाए कि 1000 शब्दों में लिखिए, 2000 शब्दों में लिखिए, 3000 शब्दों में लिखिए, तो ये क्या हो गया, ऐसे टाइप हो गया, निबंध टाइप हो गया बड़ा, ओके। शॉर्ट मतलब शॉर्ट में आंसर करते हैं, ऐसे मतलब लॉन्ग में हम आइटम को, मतलब कि आइटम का रिस्पॉन्स करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होती है स्कोरिंग के अंदर। मतलब कि आपने देखा होगा ना, आपने जब पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता था, आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, है ना, और आप क्या करते, इन 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर जब करते थे, तो मान लो कि आपने और अपने दोस्त ने, दोनों ने सेम टू सेम लिखा है, दोनों ने क्या किया है, सेम टू सेम लिखा है, दोनों का नंबर भी पास पास में आया था, दोनों ने एक दूसरे के अंदर देखकर सभी कुछ लिखा हुआ है, फिर भी मान लो कि आपको मिले हैं 10 में से 7 स्कोर और यहाँ पर आपके दोस्त को मिले 10 में से 4 स्कोर, हुआ है ना, ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा, ओके। तो ऐसा क्यों हुआ, लिखा तो दोनों ने सेम टू सेम है ना, फिर भी क्यों अलग अलग स्कोरिंग हुई,
यहाँ पर सब्जेक्टिविटी भाई काम कर गई, मतलब कि यहाँ पर आपका पेपर चेक करने वाला जो सर, मतलब कि जो भी सर थे वो अलग थे, आपके दोस्त का पेपर चेक करने वाले सर अलग थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उनको स्कोरिंग दे दी भाई। ओके, या तो फिर मान लो कि ये भी हो सकता है कि एक ही, मतलब एक ही सर ने दोनों को पेपर देखे, सर को लगा कि हाँ इसने, मान लो कि इस आपका पेपर आया तब सर का दिमाग अच्छा था तो आपको अच्छे स्कोर दे दिए। अगर मान लो कि आपके दोस्त का पेपर आया और सर का दिमाग, मतलब उनको चाय की ज़रूरत थी, उनको सर दर्द कर रहा था या कुछ भी हो सकता है, और या तो फिर वो गुस्से में थे तो उन्होंने आपके दोस्त को कम स्कोर दे दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्टिविटी आ गई, उनके खुद के पूर्वाग्रह भी उसके अंदर आ जाते हैं, पक्षपात आ जाता है। ये भी हो सकता है ना कि भाई आपको वो अच्छा, मतलब आपको पसंद करते हैं, आपके दोस्त को पसंद नहीं करते, तो अभी स्कोरिंग पर इफेक्ट होगा, है ना। तो ये होती है सब्जेक्टिविटी। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम के अंदर क्या हो जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ओके, टाइम भी ज़्यादा ले लेता है। आपको पता है 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको लिखने में तो आहा कितना सारा टाइम लग जाता है। अगर मान लो तो आधा घंटा भी लग जाता है, अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ओके, अब देखो सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम की बात करें तो इसमें एक ही निश्चित उत्तर फिक्स होता है, आंसर क्या होता है, फिक्स ही होता है। यहाँ पर आंसर फिक्स नहीं थे, यहाँ पर आप भी कुछ और लिख सकते हो, आपका दोस्त भी कुछ और लिख सकता है ना। लेकिन सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम में क्या होता है, फिक्स आंसर होता है। ओके, जैसे उत्तरदाता अपनी ओर से देता है, ओके, डेटा नहीं देता है, ओके, देता है, या दिए गए कई उत्तरों में से चुनकर बतलाता है। ओके, उन यहाँ पर क्या होता है, फिक्स आंसर देना होता है, या तो फिर आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, उन्हीं के बेस पर आपको क्या करना पड़ता है, उनमें से ही किसी एक को चूज करना होता है। ओके, अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दूं कि भाई भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आपके पास अभी एक ही आंसर होना चाहिए, है ना। भारत के राष्ट्रपति जो होंगे उनका ही नाम देंगे आप, है ना। तो यहाँ पर आप खुद से यहाँ पर जो भी सही आंसर है वो देंगे, या तो फिर मैं आपको ये बोल दूं भारत के राष्ट्रपति कौन है और उसके ऑप्शंस अगर आपको दे दूं, मनमोहन सिंह, नरेंद्र भाई मोदी, या फिर मैं बस सभी के नाम दे दूं, तो इनमें से आपको जो सही होगा उसी को चूज करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका कि यहाँ पर या तो वो आंसर देता है या तो फिर जो भी ऑप्शंस होते हैं उनमें से चूज करता है। ओके, यहाँ पर टाइप्स की बात करें की जाए तो सप्लाई टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आइटम, ब्लैंक फिल, जो भी खाली जगह होती है ना उसको फिल करनी होती है। सिलेक्शन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव आइटम, ओके, जो भी हम सिलेक्शन करते, मतलब कि जो आइटम को सिलेक्ट, ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाला होते हैं ना, उसके अंदर भी देखो तो 2 अल्टरनेटिव आइटम, बाइनरी चॉइस आइटम, जहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपके पास होते हैं उनमें से आपको चूज करना होता है। मल्टीपल चॉइस आइटम, जिसमें 4 या 5 या 6 जितने भी चाहे मर्जी चाहो ऑप्शंस डाल सकते हो। ओके, फिर मैचिंग आइटम, यहाँ पर जोड़ बनाना होता है, आप लोगों को पता है ना, यहाँ पर पार्ट ए होता है, यहाँ पर पार्ट 2 होता है, इनमें से यहाँ से चीज़ों को ढूंढकर आपको जोड़ मिलाना, उसी को बोलते हैं मैचिंग आइटम। ऑब्जेक्टिविटी इन स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग में ऑब्जेक्टिविटी होती है, मतलब कि अगर आपने सही उत्तर किया तो आपको जितने भी मार्क्स देने चाहिए उतने ही मिलेंगे। मान लो कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स तय किया गया है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है तो आपको 1 मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, अगर आपने गलत आंसर कर दिया तो आपका मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स कट जाएगा। ओके, यहाँ पर बिल्कुल भी सब्जेक्टिविटी नहीं है कि यहाँ पर जो भी आपने आंसर किया है उसी के बेस पर आपको वहाँ पर मार्क्स दिए जाए। अगर सही किया तो मार्क्स दे देंगे, गलत किया तो मार्क्स नहीं देंगे। ओके, फिर टाइम सेविंग हो जाता है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा सेविंग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर देखो ना आइटम्स के जो भी MCQs टाइप में या शॉर्ट में होते हैं, यहाँ पर लेंदी लिखना तो होता नहीं है, तो यहाँ पर टाइम क्या होता है, सेविंग हो जाता है। ओके, चलो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम में, जहां पर हमने बात की तो उसके टाइप्स की। तो कंप्लीशन आइटम क्या होगी, कंप्लीशन आइटम जो होती है उसके लिए परीक्षार्थी को एक शब्द या वाक्यांश प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो एक वाक्य को पूरा करता है। यहाँ पर कंप्लीशन मतलब हम कंप्लीट करते हैं वाक्य को, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया, आई फील गिल्टी अबाउट, ओके, मुझे गिल्टी फील होती है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, आई फियर, मुझे डर लगता है, क्यों
क्यों डर लगता है, ये आपको पूरा करना है सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पर जो भी आई गेट एंग्री व्हेन, ओके, आई फील स्ट्रेस बिकॉज, ओके, तो ये आपको कंप्लीशन करना है। ओके, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखोगे, यहाँ पर सभी के आंसर कंप्लीट नहीं आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे, है ना, बिकॉज यहाँ पर आपको जैसा फील होता होगा ना वैसे ही आप यहाँ पर आंसर करेंगे, है ना। तो फिर मान लो मुझे जो फील होता है वो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर कंप्लीशन करूँगी, फिर आपको जो फील होता है वो आपके हिसाब से आप लिखोगे। तो यहाँ पर जो भी होगा वो आंसर एक नहीं होगा, फिक्स आंसर नहीं होंगे। ओके, अलग अलग आंसर आएंगे, डिफरेंस आंसर आएगी। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीशन आइटम होती है, उसमें वो भी आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आइटम में आती है। उसके बाद देखो स्वॉट एज द आइटम। ओके, हमने बात की स्वॉट एज द आइटम एक ऐसा है जिसका उत्तर देने के लिए टेस्टी जो होता है, मतलब कि टेस्ट देने वाला है, टेस्टी या उत्तरदाता को कुछ शब्द या लघु वाक्य लिखना पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि 5 लाइन में आंसर करो, है ना, 5 लाइन में आंसर करो या फिर 100 वर्ड्स में आंसर करो, तो शॉर्ट में लिखना होता है। ओके, जैसे कि देखो मनोवैज्ञानिक मापन क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहते हैं, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता बताइए, ये शॉर्ट में आंसर किया जाएगा। ओके, इसको टेल्स में नहीं लिखना होता है, शॉर्ट में लिखना होता है। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट ऐसे। और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, अपने हिसाब से ही लिखोगे, अपनी भाषा में ही लिखोगे, है ना, मतलब कि अपने हिसाब से आपने जो चीज़ों को समझा है उसके वे में आप वहाँ पर लिखोगे। ओके, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक मापन क्या है वो मैं अपने हिसाब से लिखूंगी, आप अपने हिसाब से, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। ओके, चलो उसके बाद लॉन्ग एजी आइटम, ओके, जिसको हम निबंधात्मक भी बोलते हैं। अब देखो लॉन्ग एजी आइटम वैसे आइटम्स को कहा जाता है जिसका उत्तर देने के लिए जो टेस्टी होता है या उत्तरदाता होता है उनको कई वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना 3 पेजेस में लिखते हैं आप, या फिर 5 पेजेस में लिखते हैं, या फिर आपको कहा जाता है 100 वर्ड्स में लिखो, है ना। तो ये सारा क्या है भाई, लॉन्ग एजी आइटम है। ओके, जैसे कि देखो एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करें, डिस्क्रिप्ट करना। ओके, तो क्या होता है डिस्क्रिप्ट करना, क्या होता है वर्णन करना होता है, एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ओके, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार का वर्णन करें, वर्णन की बात आती है ना, लॉन्ग में हम वर्णन करते हैं। ओके, शॉर्ट में नहीं बताते हैं। समाज में दी मापने के निर्माण में सामान्य नियमों की विवेचना करें, तो ये सारी क्या है भाई, आप मतलब कि डिटेल्स में सारी चीजें बताते हो। ओके, जस्ट वेट। ओके, चलिए। ओके, तो ये हो गया आपका लॉन्ग एजी आइटम। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम। ओके, सिलेक्टेड रिस्पॉन्स आइटम में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते, आंसर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते। ओके, तो देखो 2 अल्टरनेटिव बाइनरी चॉइस आइटम भी बोला जाता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, किन किन को पता है, गुजरात वालों को तो बाइनरी बहुत अच्छे से समझ आ गया है ना भाई, इस बार की एग्जाम में। बाइनरी क्या होता है भाई, बाइनरी का मतलब होता है कि 2 होना। ओके, सिर्फ 2 होना, मतलब कि बाइनरी नंबर आप देखे होंगे, आईसीटी पढ़ा है आप लोगों ने, कंप्यूटर पढ़ा है, उसके अंदर आते हैं कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीनी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ना, बाइनरी में होती है, 0 और 1 कोड से बनती है ना। तो ये क्या है, 2 अंकों से ही बनी है, उसी को हम बाइनरी, ओके, बाइ का मतलब 2। तो यहाँ पर 2 अल्टरनेटिव बोलो या फिर बाइनरी चॉइस आइटम बोलो, ओके, सेम है। 2 अल्टरनेटिव आइटम वैसे एक अंश को कहा जाता है जिसके उत्तर के रूप में 2 विकल्प, मतलब कि 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं। ओके, और उत्तरदाता को उनमें से विकल्प पर एक विकल्प पर टिक करना होता है, मतलब कि दोनों में से एक को चूज करना होता है जिसे वह उपयुक्त, मतलब अप्रोप्रिएट या सही समझता है। मतलब उसके देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है। ओके, जैसे कि
क्वेश्चन है, द्विविकल्पी एकांश में अटकलबाजी की संभावना 50% होती है। अब यहाँ पर आपको दो विकल्प दिए, यस या नो, आपको इन दोनों में से ही आंसर करना है। ओके, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उसी को हम बोलते हैं टू अल्टरनेटिव आइटम या फिर बाइनरी चॉइस आइटम। ओके, अब देखो यहाँ पर गैस वर्क होने की संभावना कैसी होती है, 50% होती है। गैस वर्क का मतलब समझते हो ना, तुक्का लगाने की, या तो यस करो या तो नो करो, दोनों में से एक, है ना। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो दोनों में से एक को आप चूज कर रहे हैं, मतलब आपने 50% गैस वर्क किया। ओके, यहाँ पर तो गैस वर्क की यहाँ पर संभावना टू अल्टरनेटिव या बाइनरी चॉइस आइटम में कितनी होती है, 50% होती है। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो यस या नो, ओके, या फिर ट्रू या फॉल्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चन होते हैं, राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। दो ही ऑप्शन मतलब उसमें दिए जाते हैं, उनमें से आपको किसी एक को चूज करना होता है। ओके, तो ये सारा आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भी करना है। ओके, बिकॉज अब तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर द्विविकल्पी का मतलब होता है टू अल्टरनेटिव आइटम्स में अटकलबाजी मतलब गैस वर्क की संभावना कितने मतलब प्रोबेबिलिटी 50% होती है। ये क्वेश्चन है यस या नो, आंसर कहाँ पर करना है, चैनल की कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, चलो जी आगे चलते हैं, दूसरा मतलब टाइप्स पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आइटम, देखो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, सबसे अधिक लोकप्रिय वस्तुनिष्ठ एकांश है, पॉपुलर ऑब्जेक्टिव आइटम है ये। ओके, आपने देखो जहाँ देखो तहाँ वहाँ आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। ये आपकी मान लो आपने जीसैट की एग्जाम दी थी, है ना, या फिर यूजीसी नेट की एग्जाम दी थी, क्या था भाई, उसके अंदर एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना। तो ये पॉपुलर एक ऑब्जेक्टिव आइटम है। ओके, अब इस तरह के आइटम्स में प्रत्येक प्रश्न या एकांश के कई उत्तर होते हैं। ओके, एमसीक्यूज होते हैं, आपको पता है एक क्वेश्चन होता है, उनमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, जिनमें एक ही सही होता है, एक आंसर सही होता है, बाकी सब क्या होते हैं, गलत होते हैं। जो सही उत्तर के समान होते हैं हमें लगते हैं, आप लोग बोलते हैं ना, इस बार जीसैट का जो पेपर बनता है ना, उसमें बच्चे बोल रहे थे मैम सारे के सारे जो ऑप्शन थे ना ऐसा ही लगते हैं कि सारे के सारे सही है, लेकिन बच्चों उनमें से किसी एक को चूज करना था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ये बात होती है कि भाई आपको ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे ऑप्शंस कैसे होते हैं, आपको एक जैसे लगते हैं, मतलब आपको ये लगता है कि हाँ यही आंसर, गैस वर्क करते टाइम पर आपको यही लगता है कि हाँ यही आंसर आएगा, यही आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, है ना। तो आपका यहाँ पर गैस वर्क जो करते हैं ना वो कम करेंगे आप। ओके, क्योंकि गैस वर्क काम ही नहीं करेगा, सभी ऑप्शन आपको सही एक ही जैसे लगते हैं ना, इसीलिए ऐसे गलत उत्तरों को हम डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। ओके, जो भी गलत ऑप्शन है उसको डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, करेक्ट आंसर है उसको करेक्ट आंसर बोलते हैं। ओके, चलो जी 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, उनको समझना जरूरी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एक तो है स्टेम, स्टेम किसको कहते हैं ये भी समझो। करेक्ट अल्टरनेटिव किसको कहते हैं, देखो ये स्टेम, करेक्ट अल्टरनेटिव और डिस्ट्रैक्टर्स। ओके, जिसको हम फॉइल्स भी बोलते हैं, जिसको हम इनकरेक्ट अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको समझने हैं इन शब्दों को। स्टेम किसको कहेंगे, स्टेम जो है वो क्वेश्चन जो आपका है उसी को बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, आराम से चीज़ों को समझना है और फिर जाके आप अपनी नोट में भी लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। ओके, स्टेम क्या है, आपका जो क्वेश्चन है उसको स्टेम बोलते हैं। करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है ना, अरे भाई उन कुत्तों का भी तो क्या करें, हाँ ठंडी के मौसम में बस यही काम है उनका। देखो करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है, करेक्ट आंसर जो है उसको करेक्ट अल्टरनेटिव बोलेंगे। डिस्ट्रैक्टर्स और फाइल्स या फिर इनकरेक्ट अल्टरनेटिव क्या है ये चीज, ये चीज है आपके गलत आंसर, या है गलत आंसर, मतलब आपको दिख रहे हैं कि हाँ ये आंसर सही होंगे बट क्या होते हैं, गलत होते हैं। ओके, तो गलत जो भी ऑप्शंस हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, फाइल्स या इनकरेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्वेश्चन लिखा है, क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के पिता किसे माना जाता है। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था, पहली क्लास में करवाया था। इसका आंसर आपको वैसे तो यहाँ पर दिख जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर नहीं मांगे
पाएंगे ये आपसे। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो था वो हमने क्या बताया, क्वेश्चन जो है उसको हम स्टेम बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं 4, विलियम वुंड, E.B. टीचनर, फ्रांसिस गाल्टन और अल्फ्रेड बिनेट। ओके, अब इनमें से सही आंसर आपको पता है फ्रांसिस गाल्टन। ओके, तो ये करेक्ट अल्टरनेटिव हो गए, क्या हो गए, करेक्ट अल्टरनेटिव। अब बाकी के जो है विलियम वुंड है, E.B. टीचनर है, अल्फ्रेड बिने हैं, ये सारे आपके गलत अल्टरनेटिव हैं, इनकरेक्ट अल्टरनेटिव हैं, है ना, तो गलत आंसर है। तो वो सारे क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रैक्टर बन जाएंगे, या तो फिर हम उसे फॉइल भी बोलते हैं, या तो फिर हम उसे इनकरेक्ट क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव। ओके, अल्टरनेटिव, क्लियर। तो क्या है फॉइल, इनकरेक्ट अल्टरनेटिव या फिर डिस्ट्रैक्टर क्या है वो समझ आ गया आपको। करेक्ट अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर, क्वेश्चन है वो आपका स्टेम है। ओके, ये हो गई आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात। अब आगे देखते हैं इसके अंदर, मल्टीपल चॉइस का प्रयोग शोधकर्ताओं द्वारा व्यक्ति या उत्तरदाता के ज्ञान को, मतलब कि उनके नॉलेज को, शब्दावली मतलब वोकेबलरी कितनी है उनके पास, विश्लेषण संश्लेषण मतलब कि एनालिसिस करना, सिंथेसिस, ओके, कोज इफेक्ट एसोसिएशन देखना, कारण परिणाम संबंध देखना आदि से संबंधित क्षमताओं के मापन में किया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि जो भी पर्सन है उसके पास कितना डीपली नॉलेज है। जबकि हम देखो कंस्ट्रक्टेड जो भी मतलब कि हमारी रिस्पॉन्स आइटम थी उसके अंदर हमें वहाँ पर तो पता इतना नहीं, मतलब कि वहाँ पर हमें ये तो पता चलता है कि आपके पास डीपली कितना नॉलेज है, बट यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हाँ उन्होंने डीपली पढ़ा है, तो उनको अगर आप आंसर कब कर पाओगे, जब आपके पास डीपली नॉलेज होगा। ओके, डीपली नॉलेज होगा तभी जाकर आप इसके आंसर कर पाओगे। तो आपका नॉलेज यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं, फिर आपकी वोकेबलरी कितनी है, एनालिसिस, सिंथेसिस, ओके, कोज इफेक्ट एसोसिएशन, ये सारी क्षमताओं का मतलब ये सारी एबिलिटी का आप मेजर कर सकते हो। ओके, ऐसी आइटम्स द्वारा उत्तरदाता या व्यक्ति की संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी या आपको अभिव्यक्त करने की एबिलिटी कितनी है। ओके, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी कितनी है, आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कितनी है, इसका मापन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? देखो आपके पास ना 1 2 3 4 ऑप्शन है, उनमें से आप गैस वर्क करके भी आंसर दे सकते हो कि नहीं। तो आपके अंदर क्या एबिलिटी, ये तो हम नहीं जान सकते, है ना। ये जान सकते हैं कि चलो मान लो कि आपके पास नॉलेज है, वोकेबलरी होगी, एनालिसिस आप कर पाते होंगे, सिंथेसिस कर पाते, कोज इफेक्ट एसोसिएशन देख पाते होंगे, इसी वजह से आपने आंसर कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास अंदर से ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कितनी है, आपको खुद को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी कितनी, ये हमें नहीं पता चलता। वो हमें कहाँ पर पता चलेगा, कंस्ट्रक्टेड जो रिस्पॉन्स आइटम होती है वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर आपको आंसर को क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट तभी कर पाओगे जब आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज होगा उन चीज़ों का। ओके, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, अब देखो मल्टीपल चॉइस आइटम को लिखना या तैयार करना बहुत ही कठिन होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई क्वेश्चन हम बना तो लेते, क्वेश्चन बनाना इजी है, लेकिन उसके जो ऑप्शन देने होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमें ये भी दिखना होता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके जो भी ऑप्शन बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड दूसरी तरह से इसको मतलब कि ज्वाइन नहीं ना, एसोसिएट नहीं है ना इसके साथ, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये जो भी आइटम्स होती है उसको लिखना और तैयार करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसके लिए आइटम राइटर को उससे संबंधित विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। ओके, बिकॉज उसको डिटेल्स में नॉलेज होना जरूरी होता है आइटम तैयार करते टाइम। ओके, उत्तर देने में उत्तरदाता को ज़्यादा समय लगता है। ओके, यहाँ पर वो सोचता है कि एक आएगा, दो आई, डिस्ट्रैक्टर भी ऐसे होंगे ना जो करेक्ट आंसर जैसे आपको लगते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, गैस वर्क की संभावना 25% होती है। क्यों? देखो यस नो वाले में हमने 50-50% रखा था, 2 ही ऑप्शन थे, या तो यस करो या तो नो करो, है ना, तो 50-50% चांसेस रहते थे, है ना। और यहाँ पर 25% मतलब 4 ऑप्शन होंगे, तो उनको आप सोचोगे कि भाई हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो इनमें 25% ही ऐसे होंगे जो करेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर गैस वर्क की संभावना कैसी होती है, 25% होती है। चलो
उसके बाद देखते हैं आगे, मैचिंग आइटम से 2 कॉलम। ओके, मैचिंग आइटम आ गया। ओके, वो सारा था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, अब मैचिंग आइटम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 कॉलम होती है। ओके, एक दाया कॉलम जिसको राइट कॉलम बोलते हैं, तथा दूसरा जो होता है बाया कॉलम जिसको हम लेफ्ट कॉलम बोलते हैं। ओके, बाया कॉलम के शब्दों या वाक्यांशों को दाया कॉलम के शब्दों या वाक्यांशों के साथ क्या किया जाता है, सही सही ढंग से मिलाया जाता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जोड़ मिलाना जिसको बोलते हैं ना, उसी को मैचिंग बोलते हैं। ओके, जोड़ मिलाना, हिंदी में बोलो तो जोड़ मिलाना। ओके, तो जोड़ मिलाने वाला जो देखो यहाँ पर पार्ट 1 है, पार्ट 2, ये 2 कॉलम है। ओके, यहाँ पर वैलिडिटी, फिर विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, मानक, वस्तुनिष्ठता, ये हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन रखे। अब इसके रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो यहाँ से आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैचिंग करना है। ओके, तो इसको देखो, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन के रूप में लिख दिया है ताकि आपको पता चले मैचिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके, तो इस टाइप के मैचिंग क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, इसी को मैचिंग क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ पर करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में, चैनल में। ओके, चैनल में कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करेंगे। ओके, क्लियर कि भाई वैलिडिटी किसे कहेंगे, रिलायबिलिटी में क्या आएगा, नॉर्म्स में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा। ओके, यहाँ से ढूंढकर आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, चलो जी। उसके बाद मैचिंग क्वेश्चन की बात करें उसमें ही कि इसके द्वारा फैक्चुअल एसोसिएशन का ही मापन होता है। ओके, फैक्चुअल मतलब कि आपने जो भी मतलब एसोसिएशन किया होगा कि हाँ वैलिडिटी के अंदर यही चीज़ आती है, तो उसी का ही हम मेजर कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में उत्तरदाता का ज्ञान कितना है, इसका मापन सही नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 है और यहाँ पर ABCD है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अब मान लो कि हमें एक का आंसर पता चल गया कि हाँ भाई एक में C आता है, तो फिर आपके पास यहाँ पर मतलब कि ऑप्शन होंगे ए। ओके, एक में, ओके, एक में ABC या D, 2 में आपका ABCD या D। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे कि BCAD, इस तरीके। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तो तीसरे में क्या आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मान लो कि आपने बना लिया कि एक में C आ रहा है। ओके, तो एक में जहाँ पर C आएगा वहाँ से ही आप उठा लोगे और उसके बेस पर आप करेक्ट आंसर कर दोगे कि हाँ भाई यहाँ पर एक में C एक ही जगह पर आ रहा है, तो हाँ ये वाला आपका सही है। इस तरीके से आप कर लेते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें पता नहीं चलता है कि सारी की सारी चीज़ें जो रखी हुई है उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। अगर आपको वैलिडिटी के बारे में पता था और इनमें से वैलिडिटी का आंसर आपको मिल गया और आपके ऑप्शंस जो थे उनमें भी एक में C ही दिया हुआ था, बाकी में अलग अलग दिया हुआ था, तो फिर आप ना एक में C वाला होगा उसी में क्लिक कर देंगे, है ना। ऐसा होता है ना, UGC नेट की एग्जाम में बहुत बार होता है। तो इस तरीके से हमें पता नहीं चलता है कि अगर मान लो वैलिडिटी का पता चला तो रिलायबिलिटी उसे पता है कि नहीं पता है ना, नॉर्म्स उसको पता है कि नहीं पता, ये नहीं पता चलेगा। ओके, ये यहाँ पर होते ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी का मापन नहीं हो पाता है। ओके, ये भी हमने बता दिया। उत्तर देने में अधिक समय लगता है, हाँ जोड़ मिलाना है ना भाई, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे आइटम को तैयार करना भी बहुत कठिन होता है। किस तरीके से MCQs होते हैं ना, MCQs को तैयार करने में कितना टाइम लगता है, बस उससे ज़्यादा यहाँ पर मैचिंग क्वेश्चन बनाने, बिकॉज हमें यहाँ पर देखना होता है कि भाई दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन रखा है क्या हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा है उसमें से किसी और को इफेक्ट तो नहीं करा है, उसके रिलेटेड तो नहीं है ना। तो यहाँ पर ये आइटम तैयार करना बहुत ही कठिन कार्य है। गैस स्वर की संभावना 25% रहती है जैसे MCQs में रहती थी। ओके, इसके द्वारा उन उपलब्धि और अचीवमेंट का हमें मापन, अचीवमेंट का मापन आसानी से हो जाता है, मतलब कितना अचीव आप कर पाते हो उससे उसका मेजरमेंट हम कर पाते हैं, जिसमें साहचर्यात्मक सीखना मतलब एसोसिएटिव लर्निंग है। ओके, इन्वॉल्व होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप कितने एसोसिएटिव कर पाते हो उसका मेजर आप कर पाते हो। ओके, तो ये है आपका मैचिंग क्वेश्चन आइटम। चलो जी, अब ये तो सारे के सारे आपकी जो भी आइटम्स थी, आइटम किस तरीके से लिखनी है, कितनी लिखनी है, कितनी रखनी है, ओके, कैसे लिखनी है, कैसे गुड आइटम तैयार करनी है, आइटम राइटर की विशेषता क्या है, ओके, आइटम के फॉर्मेट क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने आज के क्लास में कंप्लीट किया। क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड आपके दोस्तों को भी बोलना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्ण।